सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय की हमारा राजस्थान पुस्तक का पाठ 1 वन वन्यजीव एवं संरक्षण का आगे का प्रकरण वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हम पढ़ रहे थे वनों का महत्व। वन जो है वो प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। वनों से हमें शुद्ध हवा के साथ साथ जीव जंतुओं का आश्रय, प्राकृतिक सुंदरता, कई प्रकार की औषधियाँ, इमारती लकड़ियाँ, ईंधन वाली लकड़ियाँ और कई खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। फिर हमने वनों के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि आरक्षित वन जो कि जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है और वहाँ पशु चराना और लकड़ी काटना पूरी तरह से मना होता है। फिर हमने दूसरा उसका प्रकार पढ़ा था सुरक्षित वन। ये भी सरकार के नियंत्रण में आते हैं, लेकिन कुछ नियमों के साथ वहाँ लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जा सकती है। और तीसरा प्रकार हमने पढ़ा था अवर्गीकृत वन, जहाँ सरकार का नियंत्रण नहीं होता और पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। उसके बाद हमने ये देखा था भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया था हमने कि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो उसके भी हमने 3 प्रकार किए। भौगोलिक दृष्टि से भी वनों को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला हमने देखा था उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जो कि राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। और पश्चिमी राजस्थान के 12 जिले ऐसे थे जहाँ इस प्रकार के वन होते हैं। और हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में पढ़ा था। खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है और जो इसका फल है सांगरी, वो बेहद कीमती होता है। इसके बाद हमने हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में पढ़ा था कि इस वृक्ष की जो लकड़ी है वो भी एक इमारती लकड़ी होती है। इसके बाद हमने देखा वनों का दूसरा प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। और ये पतझड़ वन यानी इनके पत्ते एक मौसम के बाद झड़ जाते हैं। और ये उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर और कोटा वाले यानी कि पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने तीसरा भाग पढ़ा था सदाबहार वन। और सदाबहार वन है वो नाम से ही है कि पूरे साल हरे भरे दिखते हैं और ये पर्वतीय इलाकों में, पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। और इनमें से मुख्यतः आम, बांस और सागवान के वृक्ष होते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय उद्यान की कि सरकार वन्य जीवों के लिए, प्राकृतिक वनस्पति की उनकी सुरक्षा रखने के लिए, उनको बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य आदि की व्यवस्था करती है। तो ऐसे ही हमने देखा कि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर जिले में है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में, और मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। देखो, अभयारण्य का अर्थ होता है कि अभय यानी बिना डर के, और अरण्य होता है जंगल या वन यानी भयमुक्त वन। तो अर्थात ऐसा वन जहाँ जीव जंतु सुरक्षित घूम सके, स्वतंत्र विचरण कर सके। और इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं और जिनमें से कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य तालिका 1.1 में दर्शाई गई है। तो देखिए कि इनके अलावा भी राजस्थान में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है। तो देखो, जो वन्यजीव अभयारण्य हैं ये किसी एक ज़िले में नहीं हो सकते। इनके लिए जो ज़िले की सीमा है वो कोई मायने नहीं रखती। ये 1, 2 या 3 जिलों में भी फैले हो सकते हैं। तो ऐसे ही ये जैसलमेर और बाड़मेर में है। और गोडावन जो हमारा राज्य पक्षी है, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा है कैला देवी जीव अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर और करौली जिले में है। और भेड़िया, चीतल, खरगोश वगैरह आदि वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजमंद, पाली और उदयपुर में।
आपको देखो ये सारे जो अभयारण्य के नाम हैं वो किस ज़िले में हैं, आपको इनको याद करना है। इसके बाद यहाँ पर बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय होती हैं। इसके अगला फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, ये उदयपुर में है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य ये अलवर में है, जहाँ पर बाघ, जरख, सांबर और चीतल, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा ही था। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य ये राजमंद, अजमेर और पाली में है, जहाँ तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ। इसके बाद सीता माता वन्य जीव अभयारण्य ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में, और यहाँ की विशेषता है उड़न गिलहरी, पंखों वाली गिलहरी होती है जो उड़ती है। इसके अलावा सांबर और लोमड़ी। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य ये सिरोही ज़िले में, जहाँ जंगली मुर्गा विशेषतः पाया जाता है। इसके बाद आगे है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, ये बूंदी ज़िले में है, और यहाँ पर विषधारी सांप है वो इसकी विशेषता है। 10वां है जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये देखो वो रामगढ़ था बूंदी में, और ये है जमवा रामगढ़, ये है जयपुर ज़िले में, और यहाँ पर भी बगैरा, जरख, सियार, भेड़िया आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। इसके बाद है 11वां राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य। देखो घड़ियाल मगरमच्छ को ही कहते हैं। तो कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर ये चंबल नदी के सहारे वहाँ पर ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, और यहाँ पर घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो देखो इन्हीं सारे वन्य जीव अभयारण्य को हम मानचित्र में देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और भी राजस्थान के अंदर वन्य जीव अभयारण्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं पहले। जैसे कि जवाहर सागर अभयारण्य जो कि कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध भी बना हुआ है इसी नाम से, वो भी कोटा और बूंदी ज़िले में ही है। इसके बाद है बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य, ये भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। इसके बाद देखो कि आपको यहाँ 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये राज्य पशु चिंकारा, ठीक है, और ये राज्य पशु ऊँट। तो देखो इसे भी राज्य पशु अब ऊँट भी बना दिया गया है। इसे पालतू पशु की श्रेणी में रखा गया और इसे वन्य जीवों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद देखो हम बात कर रहे थे अभयारण्य और कौन कौन से हैं। तो सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य, दोनों ही कहाँ हैं? सवाई माधोपुर में। इसके बाद है वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य और केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य, ये धौलपुर में है। इसके बाद जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों उदयपुर में है। फिर नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये जयपुर ज़िले में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां में, तालछापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये बाघ संरक्षण की परियोजनाएं हैं। देखो हमने रणथंभौर के बारे में देखा और मुकुंदरा हिल्स के बारे में, ये तो दोनों राष्ट्रीय उद्यान हैं, बाघ परियोजनाएं हैं, जहां बाघों के संरक्षण के लिए इनको सरकार द्वारा बनाया गया है। लेकिन जो सरिस्का है ये बाघ परियोजना तो है यहाँ पर, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी के लिए हमने पहले पढ़ा, और सांबर झील वेटलैंड, यानी कि वेटलैंड का मतलब नम भूमि, जो जहाँ पर दलदली इलाका होता है वो स्थल है। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, जो जैसे कि हमने केवलादेव के बारे में पढ़ा था कि साइबेरिया से, यानी रूस के उत्तरी भाग से, साइबेरिया देश है वहाँ से सारस आते हैं। तो वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू श्रेणी में ऊँट, ये राज्य पशु है। ये भी हमने इन दोनों के चित्र देखे थे कि दोनों ही राज्य पशु हैं, लेकिन चिंकारा को वन्य जीवों के अंदर रखा गया है और ऊँट को पालतू पशुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो अब यही सारे जो अभी हमने अभयारण्य देखे हैं उन्हें हम देख लेते हैं, इसमें राजस्थान के मानचित्र में देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे ये यहाँ जैसलमेर में मरू राष्ट्रीय उद्यान है और चूरू में
ताल छापर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह भी हमने पढ़ा। टाटगढ़ के बारे में, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, जैसमंद, माउंट आबू सिरोही में, फुलवारी, कीनाल, और ये तीनों हमारे राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर ज़िले में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। इस तरह से ये तीसरा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा भी देखो ये सारे आपको यहाँ नाम दिख रहे हैं, सरिस्का, नाहरगढ़, जम्वा रामगढ़, है ना, सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह, रामगढ़ विषधारी, बस्सी, जवाहर सागर, भैंसरोडगढ़ और सीता माता। इस तरह से राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वन संरक्षण की, कि राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जो कि संशोधित की गई 1988 के अनुसार कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। कितने? 33%। जितनी भी भूमि है राज्य में उसका 33% वन होना चाहिए। तो राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि 20% भूमि पर हम कम से कम वृक्ष लगाएंगे ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण में संतुलन बना रहे और उसके साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की भी प्राप्ति हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। अभी तक भी राजस्थान में केवल 10% ही वन है, और जिसमें से भी वनों की अंधाधुंध कटाई और जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ और कम हो गया है। तो राजस्थान में वनों के विस्तार के लिए और उसके संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। और वन संरक्षण के उद्देश्य से ही राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता के लिए अभियान चलाए गए हैं। कैसे? कि सबसे पहले वनों से लकड़ी काटने पर उन्होंने पाबंदी लगाई, वृक्षारोपण, चारागाह विकास और सामाजिक वानिकी के कार्य किए। देखो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत मतलब ये कि लोगों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, वनों की रक्षा करना, संरक्षण करना, इन सब के लिए जागरूक करना। तो ऐसे कार्य सामाजिक वानिकी के अंदर आते हैं। तो देखो हमने पहले भी पढ़ा कि जैसे आरक्षित वन जहाँ पर सरकार ने पशु चराना, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा रखा है। सुरक्षित वन के कुछ नियमों के साथ वो लकड़ी काट सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं। तो इस तरह से सरकार भी है नियमों के तहत और अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करती है। इसके बाद आगे देखो कि जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, यानी कि जो जोधपुर में शुष्क क्षेत्र है उसका प्रसार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसे कैसे रोक सकते हैं इसके लिए रिसर्च यानी कि अनुसंधान होता है और उसका काजरी रखा गया है नाम। और ऐसे ही एक और है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, ये दोनों जोधपुर में स्थित है। और इन दोनों संस्थान का उद्देश्य कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों और वन्य जीवों के विकास के लिए अनुसंधान करना। इसके बाद देखो कि यह भी जाने हमने राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदार द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था और इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। तो देखो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने कक्षा 5 में पढ़ा था अमृता देवी के बारे में। कैसे जोधपुर के राजा को महल बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी और उसने वृक्षों को काटने का आदेश दिया था। तो इस पर क्या हुआ, वहाँ रहने वाले बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था और राजा के आदेश पर जब सैनिक गांव में वृक्ष काटने गए थे तो सारे जो गांव के लोग हैं, वो स्त्री पुरुष हैं, वो उन वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट गए थे। और राजा के सैनिकों ने क्या किया था कि इन व्यक्तियों के सहित, स्त्री पुरुषों के सहित ही पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। इस तरह से हमने ये कक्षा 5 में पढ़ा था। तो अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन भी स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है।
तो देखो हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में पूरे विश्व का एक ही मेला है, वृक्ष मेला, जो कि हमारे राजस्थान के जोधपुर में लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।